चंद्रा देविसान, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए एक कटोरा बनाऊं? मयंक भाटिया की बातें सुनकर जैस्मिन अय्यर इतनी डर गई कि उनका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने शरीर को दोनों हाथों से गले लगाया और जल्दी से खुद को मयंक भाटिया से दूर कर लिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने आज सुबह खाना खाया है, लोगों के बीच विश्वास कहा है, मैंने वास्तव में उनमें कोई दवा नहीं डाली। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जैस्मिन अय्यर को सतर्क चेहरे के साथ रसोई में छिपते हुए और खुद का बचाव करने के लिए रसोई का चाकू निकालते हुए देखकर मयंक भाटिया अवाक रह गए। हालांकि चूंकि जैस्मिन अय्यर ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। वह केवल वहीं खड़ा हो सकता था और इस चुनिब्यू छोटे दानव के खाने का इंतजार कर सकता था। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। सहपाठी, अगर मेरे पास भविष्य में समय है तो मैं निश्चित रूप से आपको नरक में ले जाऊंगा और आपको हमारे जुजुजावा परिवार का शाही शेफ बनने दूंगा। सानिया ने परंपरागत नूडल्स में सारा सूप खत्म किया, फिर प्लेट को टेबल पर रख दिया। उसने मयंक भाटिया की ओर देखा और कसम खाई। नूडल्स खाने के बाद वह धोखा खाने के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अब उसे केवल यह महसूस हुआ कि 2000 रुपए इसके लायक थे। नूडल्स का यह कटोरा अतीत में खाए गए किसी भी भोजन से बेहतर था। मुझे लगता है कि यह बेहतर नहीं है। मैं अभी भी थोड़ी देर और जीना चाहता हूं। सानिया के मामले में मयंक भाटिया पूरी तरह से अवाक रह गए। वह पहले से ही हाई स्कूल में थी। क्या उसे चुनिब्यू बनना बंद नहीं करना चाहिए? उन्होंने सुबह केवल एक कटोरी परंपरागत नूडल्स बेचे और 1000 रुपए कमाए। हालांकि मयंक भाटिया जल्दी में नहीं थे। आखिरकार आज पेटू विभाग का पहला दिन था। यह देखकर कि क्लास शुरू होने वाली है, मयंक भाटिया और जैस्मिन अय्यर ने पेटू विभाग बंद कर दिया और कुछ समय के लिए अपनी अपनी कक्षाओं में लौट आए। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उनके पूर्ववर्ती हमेशा कक्षा में बहुत कम महत्वपूर्ण थे, इसलिए उनके कई दोस्त नहीं थे। इस संबंध में मयंक भाटिया मुक्त होने पर खुश थे। उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होने के कारण उसके पास अपना उपन्यास लिखने के लिए पर्याप्त समय था। वो इसे जल्द से जल्द त्वरित दुनिया में जारी करना चाहता था, फिर इसे जल्दी से समाप्त करना चाहता था और अगली पुस्तक के आदान प्रदान के लिए फंतासी बिंदुओं का उपयोग करना चाहता था। एक निश्चित राशि अर्जित करने के बाद वह निष्क्रिय रहने की अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। सबसे पहले उसे एसओ गेम खेलना चाहिए, जो उसके पिछले जीवन में देखे गए वीआर गेम की तुलना में अधिक यथार्थवादी था। मयंक भाटिया जब घर लौटे तो उन्होंने खेल का परिचय पढ़ लिया था। यह 70% से अधिक यथार्थवाद वाला खेल था। जब गेम हेलमेट सिर पर पहना जाता था, जैसे कि राक्षसों या ठंड के मौसम में मारा जाता था, तो खिलाड़ी को अंदर की इसी भावनाओं का भी अनुभव होता था। हालांकि परिचय में कहा गया है कि खिलाड़ी अपनी इंद्रियों को कम से कम बंद कर सकता है, इसलिए उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। बेशक यह केवल महिला खिलाड़ियों के लिए एक सुझाव था। एक आदमी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों को एक ऐसी स्थिति में बदल देगा जो उसके दिमाग को खतरे में नहीं डालेगा। खेल जितना यथार्थवादी होगा उतना अच्छा होगा। इसके अलावा दुकान में अभी भी खेल प्रतिभाएं उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जिसके बारे में बात करते हुए यह गेम जैस्मिन अय्यर और अन्य देशों से संबंधित रैक्ट कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित प्रतीत होता है। यह स्पष्ट नहीं है कि जैस्मिन अय्यर को इस बारे में पता है या नहीं। इस समय मयंक भाटिया ने अनजाने में अपने बगल की खाली सीट पर नजर डाली। वह एक नाजुक चेहरे, गोरी और चिकनी त्वचा और सुंदर पीले सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की को अपने बगल की मेज पर बैठा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस समय यह खूबसूरत लड़की सावधानी से अपनी पाठ्य पुस्तक को पलट रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पाठ्य पुस्तक में सामग्री की समीक्षा कर रही है। जैसे उसने मयंक भाटिया की निगाहों पर ध्यान दिया,
लड़की ने अपना सिर घुमाया और देखा कि मयंक भाटिया उसे घूर रहा था। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी और प्यारी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो मयंक भाटिया के पास पहुंची और हंसते हुए कहा, हेलो सहपाठी, मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूं, नाइव रोहिणी वाइट। हम भविष्य में एक दूसरे के बगल में रहेंगे। मुझे आशा है कि आप मेरी देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यह बहुत परेशानी भरा है तो आप मुझे कैपेला कह सकते हैं। उसी समय खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी नीचे की ओर फैल गई और कैपेला के चेहरे पर गिर गई। उसके सुंदर चेहरे पर पवित्र प्रकाश की एक परत जुड़ी हुई थी, जैसे कि वह एक परी थी जो नश्वर दुनिया में उतर गई थी। एक पल के लिए मयंक भाटिया स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। उसके शरीर पर वह फीकी पवित्र रोशनी क्या है? इससे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह एक परी है? मयंक भाटिया ने अपने सामने पवित्र और पवित्र लड़की को एकटक देखा। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसे लंबे समय से घूर रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक निशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपना परिचय दिया, कैपेला, मैं मयंक भाटिया हूं। कृपया मेरा ख्याल रखें। मयंक भाटिया के अजीब भाव को देखकर मयंक भाटिया हैरान रह गए। कैपेला बिल्कुल भी घबराई नहीं। इसके बजाय उसने अपना मुंह नहीं ढका और खिलखिला उठी। वो मुस्कुराई और बोली, मयंक भाटिया, तुम अभी बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारा? क्या तुम प्यारे नहीं हो? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। कैपेला का आंकड़ा मूल रूप से खूबसूरत था। अगर उसने कहा कि वह एक मिडिल स्कूल की छात्रा है तो कोई भी आपत्ति करने के लिए बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा उसकी गोरी और कोमल त्वचा और सुंदर चेहरे के साथ, जो उसकी छोटी बहन मायरा की तरह सुंदर था, वो पूरी तरह से एक प्यारी हाई स्कूल लोली थी। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, क्या आपका मूड खराब है? यदि आपको कोई कठिनाई है तो बेझिझक मुझे बताएं। कैपेला ने असहाय मयंक भाटिया को देखा और थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि मेरा सपना दुनिया में हर किसी को खुशी प्राप्त करना है। तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए मुझे तुम्हें खुश करना चाहिए। क्या ये आपकी वजह से नहीं है? मयंक भाटिया का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। हालांकि उसके सामने इस प्यारी और कोमल लड़की का सामना करना पड़ रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुराती रही। वो गुस्सा नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो। ये लड़की एक सौम्य परी की तरह थी जो दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। इस मामले में अगर वो उसे फिर से धमकाता है तो वो शायद जनता के गुस्से को भड़काएगा और पूरी कक्षा द्वारा बांध दिया जाएगा और सड़कों पर परेड करेगा। चिंता मत करो कैपेला, मैं ठीक हूं। इस पर मयंक भाटिया केवल एक मुस्कान लौटा सके। ये सुनकर कैपेला ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रख लिया और खुशी से कहा, चूंकि मयंक भाटिया ठीक है तो मैं खुश हूं। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या आप दूसरों के लिए इतना सोचना पसंद करते हैं? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाला था, पहली कक्षा की घोषणा करने वाली घंटी शुरू हो गई थी। कैपेला पोडियम पर गई और अपनी सीट पर लौटने से पहले अपना परिचय दिया। ऐसा लग रहा था कि वेनाट नाम की एक लड़की है जो उसके साथ आई थी। मयंक भाटिया लिखते रहे थे और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो पहले ही एक बार हाई स्कूल में पढ़ चुका था। हालांकि उस समय उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अब इसे सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी भी इस समय का उपयोग त्वरित दुनिया को लिखना जारी रखने के लिए करना पसंद करते थे। इसके अलावा भले ही उसे ज्ञान सीखने की जरूरत हो, उसके पास दुकान में प्राथमिक से उन्नत ज्ञान था। जब तक उसने 10 फंतासी अंक खर्च किए, तब तक वह प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी ज्ञान को याद कर सकता था। हालांकि मयंक भाटिया ने फिलहाल इस तरह के ज्ञान का आदान प्रदान करने की योजना नहीं बनाई है। उनकी समझ के साथ पाठ्यक्रम एक कुर्सी रणनीतिकार की तरह था। पाठ्य पुस्तक की सामग्री बेकार थी यदि उसने इसे व्यवहार में नहीं लाया। हालांकि जब भविष्य में उसके पास अधिक फंतासी अंक थे
तो वो प्राथमिक ज्ञान के आदान प्रदान के लिए कुछ खर्च कर सकता था। फिर उसे हाई स्कूल परीक्षा को हल करने में सक्षम होना चाहिए। मयंक भाटिया ने अपना सिर नीचे किया और अपना फोन पकड़ लिया, क्योंकि उसके हाथ तेजी से दुनिया में टाइप हो रहे थे। हालांकि फोन कंप्यूटर से धीमा था, फिर भी वह एक दिन में बहुत सारे शब्द टाइप कर सकता था। हालांकि टाइप करने की प्रक्रिया में मयंक भाटिया को लगा कि एक टकटकी उन्हें बगल से घूर रही है। जब वह मुड़ा तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या यह मोहिनी सिंघानिया हो सकती है? यह सोचकर मयंक भाटिया ने ठंडी हवा का झोंका चूसा। उसने अपना सिर उठाया और पोडियम पर शिक्षक की ओर देखा। फिर चुपके से राहत की सांस ली। यह क्लास जोरावर थापा की क्लास नहीं थी, बल्कि एक गंजे टीचर की क्लास थी। चूंकि ये उनके हिंसक नेपाली शिक्षक नहीं थे, इसलिए मयंक भाटिया को राहत मिली। जल्द ही सुबह बीत गई और 5000 शब्दों की पांडुलिपि पूरी हो गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मयंक भाटिया को भी लग रहा था कि अधिक से अधिक निगाहें उन्हें घूर रही थी। इससे उनकी टाइपिंग दक्षता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। हालांकि इस तरह की बात का सामना करने से मयंक भाटिया को भी थोड़ा अजीब लगा। तार्किक रूप से कहें तो उसे अपनी पहचान के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि मैं अक्सर ध्यान आकर्षित करता हूं, और टकटकी एक ही व्यक्ति से है। जब दोपहर की घंटी बजी तो कई लड़कियां जल्दी से कैपेला के चारों ओर इकट्ठा हो गई और उत्सुकता से कैपेला के बारे में पूछा। उदाहरण के लिए, इस साल कैपेला की उम्र, वो पहले किस स्कूल में गई थी और उसका घर कहां था। मयंक भाटिया लड़कियों के विषय को लेकर चिंतित नहीं थे। इसके बजाय उसने अपने मोबाइल फोन पर लेखन सॉफ्टवेयर बंद कर दिया और पेटू विभाग की ओर चल दिया। वह पेटू विभाग के प्रबंधन के बारे में सोच रहा था। आखिरकार पेटू विभाग ने सुबह केवल एक कटोरी परंपारी नूडल्स बेची। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक हफ्ते में टास्क पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि पेटू विभाग में पहुंचते ही मयंक भाटिया ये देखकर हैरान रह गए कि पेटू विभाग की सीटों पर कई छात्र जमा थे। एक नजर में 20 से अधिक लोग थे। लगभग हर टेबल लोगों से भरी हुई थी। इस सीन ने मयंक भाटिया को चुपके से हैरान कर दिया। मैं कब इतना प्रसिद्ध हो गया कि मैंने इतने सारे लोगों को पेटू विभाग की ओर आकर्षित किया। जैस्मीन एयर काफी समय पहले ही पेटू विभाग में पहुंची थी। वो पेटू विभाग में मेजों के बीच लगन से घूम रही थी। उस भोजन को रिकॉर्ड कर रही थी जिसकी सभी को आवश्यकता थी। जब उन्होंने मयंक भाटिया को पेटू विभाग में आते देखा तो उन्होंने तुरंत मयंक भाटिया पर हाथ हिलाया। चंद्रा देवी, यहां इतने सारे लोग क्यों हैं? मयंक भाटिया ने जैस्मिन एयर की ओर आश्चर्य से देखा। अगर उसे सही ढंग से याद था तो सुबह पेटू विभाग में केवल एक स्वघोषित महान दानव था जो अनानास बंस खाना पसंद करता था, लेकिन दोपहर में 20 से अधिक लोग थे। उलझन में डूबे मयंक भाटिया को देखकर जैस्मीन एयर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने फोन स्क्रीन की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मयंक भाटिया सन, क्या तुमने स्कूल के फोरम के शीर्ष पर पिन किया हुआ नोटिस नहीं देखा? वे सभी समाचार विभाग के मोबाइल फोन की घोषणा और स्कूल के समाचार विभाग के बाहर नोटिस से आकर्षित थे। वे सभी आपके गोल्डन फ्राइड राइस को आजमाना चाहते हैं। मयंक भाटिया ने जैस्मिन अय्यर के हाथ से फोन लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। वास्तव में उत्तम कुमार द्वारा डीपीएस के फोरम के शीर्ष पर एक नोटिस पिन किया गया था, 2000 रुपए गोल्डन फ्राइड राइस। तो ये समाचार विभाग का सदस्य है जो कल यहां खाना खाने आया था। मयंक भाटिया ने जैस्मिन एयर के फोन पर फूड डिपार्टमेंट को लेकर हैरान होकर पोस्ट खोली। पोस्ट ज्यादातर उत्तम कुमार के अकाउंट के बारे में थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कल यहां आने पर पहली बार गोल्डन फ्राइड राइस की कीमत के बारे में पूछा। पहले तो उन्हें गोल्डन फ्राइड राइस की कीमत को लेकर शक था, लेकिन अंत में मयंक भाटिया द्वारा बनाए गए गोल्डन फ्राइड राइस के स्वाद से वो पूरी तरह से चौंक गए। अगर आप स्वादिष्ट गोल्डन फ्राइड राइस और स्कूल की सबसे कोमल देवी जैस्मिन एयर की सेवा आजमाना चाहते हैं तो फूड डिपार्टमेंट में जाएं।
वहां खूबसूरत महिलाएं और स्वादिष्ट भोजन है। आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। चंद्रा देविसान, कृपया मुझे एक कटोरी परंपारी नूडल्स दें। ठीक है। वाह, चंद्रा देविसान बहुत सुंदर है जब वह मुस्कुराती है। मुझे एक और कटोरा भी चाहिए। मूल रूप से मयंक भाटिया जीवंत भोजन विभाग को लेकर काफी खुश थे। हालांकि जब उन्होंने छात्रों के कमेंट देखे तो जैस्मीन एयर के फोन पर पोस्ट को देखते ही मयंक भाटिया के मुंह का कोना जमकर हिल गया। तो ये लोग यहां उनके गोल्डन फ्राइड राइस को ट्राई करने नहीं आए थे, बल्कि जैस्मीन एयर के आकर्षण से आकर्षित हुए थे। डीपीएस में जैस्मीन एयर की पहचान बहुत से लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। समाचार विभाग द्वारा की गई पोस्ट का उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह भोजन की गारंटी थी। भोजन करते समय सुंदर महिलाओं को देखकर आप सज्जन वास्तव में ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं सीखते? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहां आने से पहले खाद्य विभाग की प्रमुख एक खूबसूरत महिला होगी। मयंक भाटिया जब जैस्मीन एयर को फोन वापस करने वाले थे तो फोन वाइब्रेट हो गया। फोन ऐप पर काशी हेड्री नाम के एक व्यक्ति का एक संदेश फ्लैश हुआ। जैस्मीन, क्या आप रविवार को खाली हैं? मेरे साथ चर्च गेट पर आओ। इसके अलावा क्या असुना मुझे खरीदारी करने के बाद अपने घर आने और मेरे मॉडल बनने के लिए कह सकती है? मुझे एहसास हुआ कि आप एक महिला छवि के लिए बहुत उपयुक्त हैं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। चंद्रा देविसान, आपका फोन संदेश। इसलिए जब उसे पता चला कि कोई जैस्मीन को ढूंढ रहा है, तो उसने तुरंत जब उसे पता चला कि कोई उसे ढूंढ रहा है, जैस्मीन एयर की, तो उसने तुरंत संदेश दिया। उसने ओ धन्यवाद। जैस्मीन एयर द्वारा उन्हें धन्यवाद देने के बाद उन्होंने फोन लिया, स्क्रीन पर संदेश पर नजर डाली और जवाब देना शुरू कर दिया। मयंक भाटिया ने एप्रन पहन लिया, हाथ धोए और जैस्मीन एयर के बिल पर नजर डाली। इस पर ज्यादातर खाना गोल्डन फ्राइड राइस था। वास्तव में गोल्डन फ्राइड राइस न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसे बनाना भी अपेक्षाकृत आसान था। इसके अलावा खाद्य विभाग में जल्दी आने वाली जैस्मीन एयर ने पहले ही चावल धोकर बर्तन में डाल दिया था। मयंक भाटिया को गोल्डन फ्राइड राइस बनाना शुरू करने से पहले केवल चावल पकने का इंतजार करना था। मयंक भाटिया वास्तव में उएहारा यूकिही के प्रमोशन के लिए काफी आभारी थे। आखिरकार जब तक वह ऐसा करता रहा, हर दिन 20 से अधिक लोग आते थे और वह मिशन को बहुत जल्दी पूरा कर लेता था। उसका खाना पकाने का कौशल स्तर 3 तक बढ़ जाएगा और उसके द्वारा बनाए गए भोजन की कीमत एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। चावल पकने के बाद मयंक भाटिया ने चावल के साथ सुनहरे अंडे के मिश्रण को मिलाना शुरू किया, इसे बर्तन में डाल दिया और तले हुए चावल बनाने के लिए अन्य सामग्री मिलाई। कुछ ही समय बाद अंडे की जर्दी के साथ मिश्रित चावल की एक आकर्षक खुशबू रसोई से निकली। ऐसा लग रहा था कि जैस्मीन एयर ने फोन पर उस व्यक्ति के साथ समझौता कर लिया है। उसने फोन रख दिया और भोजन वितरित करने के लिए प्लेटें ले गई। दोनों के सहयोग से 10 प्लेट से ज्यादा फ्राइड राइस का काम तेजी से पूरा हो गया। छात्रों के भोजन समाप्त करने के बाद उन सभी ने कहा कि वे कल फिर से संतुष्ट भाव से आएंगे। उनमें से कुछ ने सीधे गोल्डन फ्राइड राइस की 2 प्लेटें भी ऑर्डर की। मयंक भाटिया ने अपना फोन खोला और उस पर नजर डाली। समाचार विभाग के बारे में पोस्ट उन छात्रों की सकारात्मक टिप्पणियों से भरी हुई थी जिन्होंने खाद्य विभाग में खाना खाया था। इससे वो खुश हो गया। यदि ऐसा होता तो जब तक स्कूल में खाद्य विभाग की प्रतिष्ठा खैलती रही, तब तक अधिकांश छात्रों को आकर्षित करने में देर नहीं लगती। केवल एक दिन में समाचार विभाग की पोस्ट के बारे में टिप्पणियों की संख्या में 100 से अधिक की वृद्धि हुई। इनमें खाद्य विभाग को खाने वालों ने खाद्य विभाग को सबसे अच्छी टिप्पणी दी। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने खाना नहीं खाया था, वे भी इसे किसी और दिन आजमाना चाहते थे। मयंक भाटिया, ये रहा आपका 24,000 रुपया। दोपहर जल्दी बीत गई। सभी के चले जाने के बाद जैस्मीन एयर ने मुस्कुराते हुए मुनाफे का आधा हिस्सा, कुल 20,000 रुपए
मयंक भाटिया को सौंप दिया। केवल एक दिन में हमने वास्तव में कुल 25,000 रुपए कमाए और हमने 21 छात्रों की सेवा भी की। आज मुनाफा मिलने के बाद मयंक भाटिया का मन उत्साह से भर गया। इसका मतलब यह था कि उनके पाक कौशल को स्कूल में छात्रों द्वारा पहले ही मान्यता दी गई थी। कुछ और दिनों में वो मिशन को पूरा करने में सक्षम होगा। चंद्रा देवी, आपने कड़ी मेहनत की है। मयंक भाटिया ने जैस्मीन अय्यर की ओर देखा, जो बहुत पसीने से तरबतर थी और रूमाल से माथे पर पसीना पोंछ रही थी, और गंभीर भाव से कहा। वो यह भी जानता था कि हालांकि खाद्य विभाग की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन वे भी व्यस्त हो गए थे। जैस्मीन अय्यर एक वेट्रेस की तरह थी। पूरी दोपहर व्यस्त रहने के बाद उसका थकना स्वाभाविक था। ठीक है, इतने सारे लोगों को हमारे खाद्य विभाग में आते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी ये माहौल बहुत पसंद है। जैस्मीन अय्यर ने फूड डिपार्टमेंट की स्थापना की थी क्योंकि उन्हें खाना बनाना पसंद था। इन दिनों वो मयंक भाटिया की मदद कर रही थी और मूल रूप से गोल्डन फ्राइड राइस और परंपारी नूडल्स बनाने के विशिष्ट चरणों को सीखा था। खाद्य विभाग को देखते हुए जो अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा था, उसका मूड मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत बेहतर हो गया। मयंक भाटिया ने चुपके से राहत की सांस ली। वास्तव में वो पहले काफी चिंतित था। आखिर जैस्मिन अय्यर की पहचान के साथ वह घर पर ज्यादा काम नहीं करती थी। खाद्य विभाग चलाना सिर्फ एक गुजरने वाला ब्याज था। अगर वह यहां व्यस्त हो जाती है तो जैस्मिन अय्यर शायद टिके नहीं रह पाती। लेकिन गनीमत यह रही कि जैस्मिन अय्यर को फूड डिपार्टमेंट बहुत पसंद आया। वो कायम रहने में सक्षम होगी। इसके बाद जैस्मिन अय्यर इसे आजमाना चाहती थी। उसने व्यक्तिगत रूप से गोल्डन फ्राइड राइस के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। गोल्डन फ्राइड राइस 60 अंक, बमुश्किल पास करने योग्य स्कोर। यह पसंद किया जा सकता है। जैस्मिन अय्यर के फ्राइड राइस को देखकर मयंक भाटिया ने संतोष में सिर हिलाया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि जैस्मिन अय्यर काफी स्मार्ट थी। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने गोल्डन फ्राइड राइस बनाने के चरण जल्दी से सीख लिए। यदि वह अधिक अभ्यास करती है तो उसका स्कोर बढ़ता रह सकता है। चंद्रा देवी, बधाई। आपका गोल्डन फ्राइड राइस भविष्य में 200 रुपए में बेचा जा सकता है। मयंक भाटिया ने मुंह भर लिया। चावल की खुशबू उड़ गई। हालांकि यह उसके जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह बहुत स्वादिष्ट था। मयंक भाटिया ने जैस्मिन अय्यर की तारीफ नहीं की। मयंक भाटिया की तारीफ सुनकर जैस्मिन अय्यर की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने एक चम्मच उठाया और उसका स्वाद चखा। लेकिन यह अभी भी आपके जितना अच्छा नहीं है, मयंक भाटिया। चिंता मत करो, बस भविष्य में मेरे साथ अभ्यास करें। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक मयंक। मयंक भाटिया की पलकें फड़क गई। उन्होंने केवल शिक्षक चौधरी और शिक्षक वर्मा के बारे में सुना था। यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें शिक्षक मयंक कहा था। उसे थोड़ा अप्राकृतिक लगा। कक्षा में वापस मयंक भाटिया, जो अपना सिर नीचे करने और लिखना जारी रखने वाले थे, को अचानक जैस्मिन अय्यर के फोन पर फ्लैश होने वाला चैट संदेश याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। काशी हैदरी, ये नाम इतना परिचित क्यों लगता है? कुछ देर सोचने के बाद मयंक भाटिया ने सिर पर थप्पड़ मारा और अचानक उन्हें एहसास हुआ। जब वो कल डोजिनशी बनाने की तैयारी कर रहा था तो उसने इस नाम की खोज की थी। क्या काशी हैदरी एक डोजिनशी कलाकार नहीं था जो है रोमांस के बराबर था? ये दोनों इंडस्ट्री के मशहूर डोजिनशी कलाकार थे। इसके अलावा उसने वास्तव में जैस्मीन को चर्च गेट में खरीदारी करने के लिए आमंत्रित किया और फिर उसके घर चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जैस्मीन पहले ही इस आदमी के नियंत्रण में आ गई हो? मयंक भाटिया ने इस बारे में जितना सोचा था, उतना ही वो भयभीत महसूस कर रहा था। काशी हैदरी वास्तव में कौन है? वह भयानक मिस जैस्मिन अय्यर के साथ अच्छी दोस्ती कैसे करती है?
अगले 3 दिनों में मयंक भाटिया हर दिन लिखने के लिए क्लास में जाते थे और बाकी समय उन्होंने जैस्मीन एयर के साथ मिलकर पेटू रेस्टोरेंट चलाने के लिए कड़ी मेहनत की। दोनों के संयुक्त प्रयासों से पेटू रेस्तरां का कारोबार भी बेहतर और बेहतर होता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और ये पेटू रेस्तरां की तीसरी सुबह थी। सुबह सुबह स्कूल में एक मेहमान का स्वागत करने के बाद मयंक भाटिया के मन में एक सुखद प्रणाली की आवाज सुनाई दी। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड को सुनकर, जो उनके दिल में प्रकृति की आवाज से कम नहीं थी, मयंक भाटिया को खुशी का ठिकाना नहीं था। इससे साबित हो गया कि 100 छात्रों को प्राप्त करने और 10,000 रुपए कमाने का मिशन आखिरकार पूरा हो गया। खाना पकाने के मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम: खाना पकाने का स्तर उन्नत, एक फंतासी बिंदु। इस नोटिफिकेशन को मिलने के बाद मयंक भाटिया इतने एक्साइटेड थे कि उनके शरीर में कांपना शुरू हो गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि खोज को पूरा करने के लिए उसे 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे इसे केवल 2 दिनों में पूरा करने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने अपने विशेषता पैनल को देखा, तो उन्होंने देखा कि बदलाव थे। होस्ट: मयंक भाटिया। आयु: 17। व्यवसाय: छात्र। व्यापक शक्ति रेटिंग: ग्रेड 2, एक सामान्य वयस्क के स्तर से परे। 2D फैंटेसी प्रतिभा। खाना पकाने की प्रणाली: स्तर 3। व्यंजनों: परंपरागत नमकीन सेवियन, गोल्डन फ्राइड राइस। हल्की उपन्यास प्रतिभा: स्तर 1। प्रारंभिक क्षमता: हल्का उपन्यास, त्वरित दुनिया। बंद किया हुआ, बंद किया हुआ, बंद। विशेष क्षमता: बंद। 5 प्रतिभाओं को अनलॉक करने के बाद अनलॉक किया गया। दुकान प्रणाली: ओपन लेवल 1। काल्पनिक बिंदु: 1। वर्तमान प्राथमिक मिशन: मायरा के निषिद्ध घर में प्रवेश करें। सिस्टम पैनल को देखकर मयंक भाटिया मुस्कुरा दिए। यही एकमात्र मिशन बचा था, लेकिन इसी मिशन की वजह से मयंक भाटिया को भी सिरदर्द हो गया था। वह वास्तव में मायरा के चरित्र का पता नहीं लगा सका। हालांकि पिछली बार मिलने के बाद से उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता अस्थायी रूप से आसान हो गया था। मायरा ने फिर से अपना दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया था। वह अभी भी उसे हर दिन केवल खाना भेजता था। उसकी बहन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। जब वह अपने कमरे में लौटता था या घर से निकलता था, तभी वह खाने और नहाने के लिए बाहर जाती थी। अपनी बहन के कमरे में प्रवेश करना मुश्किल लग रहा था। बहन, तुम्हें जीतना कितना मुश्किल है। मयंक भाटिया मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सौभाग्य से इस खोज की कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए वो अपना समय ले सकता था। मयंक भाटिया का मानना था कि एक दिन उसके पास मायरा को प्रभावित करने और उसे अपने दिल के सामने खोलने और अपना वर्जित कमरा खोलने का अवसर होगा। दोपहर के समय एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने मोटे शरीर के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ काला सूट पहनकर स्कूल के पेटू विभाग के प्रवेश द्वार पर आया। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी क्योंकि वो उस संकेत को घूर रहा था जिसे मयंक भाटिया ने प्रवेश द्वार पर खड़ा किया था। इशिकावा रॉक्स, जो डीपीएस रेस्तरां के प्रभारी थे, एक प्रसिद्ध शेफ भी थे। हाल ही में उन्हें छात्रों से कई शिकायतें मिली थी, जिसमें कहा गया था कि रेस्तरां में खाना बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए उनके द्वारा बनाए गए व्यंजन बद से बदतर होते जा रहे थे, जिसके कारण कैफेटेरिया में कम से कम छात्र आ रहे थे। कैफेटेरिया में तेजी से कम लोगों को देखते हुए इशिकावा रॉक्स को पता था कि अगर ये जारी रहा तो उनके स्कूल के कैफेटेरिया को शायद अपर्याप्त आय के कारण व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। अतीत में छात्रों ने कभी भी कैफेटेरिया में भोजन के बारे में शिकायत नहीं की थी, लेकिन हाल ही में स्कूल के कैफेटेरिया से निकलने वाले सभी छात्र गायब हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन सभी ने सुबह दोपहर का भोजन किया हो? इशिकावा रॉक्स के दिल में कुछ संदेह थे।
गनीमत यह है कि इसके बारे में पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि इन दिनों कैफेटेरिया में लोगों की कमी का कारण 2 छात्रों द्वारा खोले गए स्कूल के पेटू विभाग से आया है। कई छात्र यहाँ परंपरागत नमकीन सेवियन और गोल्डन फ्राइड राइस खाने के लिए आए थे। यह इस वजह से भी था कि उन्होंने उसका बहुत सारा व्यवसाय चुरा लिया। 2 छात्रों द्वारा बनाया गया भोजन कितना स्वादिष्ट हो सकता है। नवीन मासी ने नहीं सोचा था कि खाना पकाने के मामले में वो किसी छात्र से हार जाएंगे। उन्होंने स्कूल के समाचार विभाग द्वारा प्रकाशित पेटू विभाग के बारे में एक पोस्ट देखी थी। उनका मानना था कि पेटू विभाग की सफलता काफी हद तक स्कूल की प्रसिद्ध सुंदरी जैस्मीन एयर के कारण थी। उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों के लिए उन्हें केवल सामान्य माना जा सकता है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद नवीन मासी ने अपने बॉस को इस मामले के बारे में बताया। उन दोनों ने जांच के लिए पेटू विभाग में जाने का फैसला किया। एग फ्राइड राइस और नूडल्स का एक कटोरा इतनी महंगी कीमत पर बेचा जाता है और अभी भी लोग इसे खरीदने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उद्योग में एक वरिष्ठ के रूप में मुझे उसे सिखाना होगा कि अपने वरिष्ठों का सम्मान करने का क्या मतलब है। दरवाजे पर अंकित कीमत को देखकर नवीन मासी का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में तिरस्कार और अवमानना का एक निशान चमक उठा और वह सीधे स्कूल के पेटू विभाग में चला गया। आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? जैसे ही वह अंदर गया, नरम सन बालों वाली एक लंबी और सुंदर युवा लड़की उसके पास आई और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, जास्मीन एयर। हालांकि वह रेस्टोरेंट के मैनेजर थे, लेकिन नवीन मासी इंदिरा स्कूल में कई सालों से रेस्टोरेंट चला रहे थे। उसने स्कूल के बारे में कुछ बातें भी सुनी थी। जब उन्होंने पहली बार जैस्मीन एयर को देखा, भले ही वह 30 से अधिक वर्षों तक जीवित थे, तो वो मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिल में आश्चर्य और उत्साह की भावना महसूस हुई। मूल रूप से यहां परेशानी पैदा करने आए नवीन मासी ने जैस्मीन एयर को देखकर अपना काफी आत्मविश्वास खो दिया। उन्होंने मयंक भाटिया की ओर देखा, जो रसोई में व्यस्त थे, और सूखी खांसते हुए कहा, मिस चंद्रा देवी, हेलो, मेरा नाम नवीन मासी है। कृपया अपने पेटू विभाग के प्रमुख को ढूंढें। मुझे उनके साथ चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अपने सामने मोटे अधेड़ उम्र के चाचा को देखकर जैस्मीन एयर थोड़ी हैरान हो गई। मूल रूप से पेटू विभाग को इंदिरा स्कूल से हर दिन छात्र मिलते थे, लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति दोपहर में आ गया। इससे उसका दिल आश्चर्य से भर गया। नवीन मासी का आत्म परिचय सुनने के बाद जैस्मीन एयर मदद नहीं कर सकी, लेकिन भौहें चढ़ा दी। किसी कारण से उसे लग रहा था कि यह आदमी अच्छे इरादों के साथ नहीं आया है। उन्होंने लिखा, हेलो, मैं पेटू विभाग की प्रमुख जैस्मीन एयर हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि श्री नवीन क्या चाहते हैं? इसके बारे में सोचने के बाद जैस्मीन एयर ने घर पर सीखे गए सामाजिक शिष्टाचार को सामने लाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ नवीन मासी से पूछा, पेटू विभाग की प्रमुख मिस चंद्रा देवी हैं। जब नवीन मासी ने जैस्मीन एयर का जवाब सुना, तो वह पहले तो थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अथाह खुशी का एक निशान चमक उठा। हालांकि उसने अपने दिल में उपहास किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि पेटू विभाग के प्रमुख मयंक भाटिया है, इसलिए उनके लिए इसे संभालना अधिक कठिन होगा। हालांकि अगर पेटू विभाग की प्रमुख चंद्रा देवी परिवार की सबसे बड़ी बेटी होती, तो चीजें बहुत सरल होती। वैसे तो जैस्मीन एयर चंद्रा देवी परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, और हालांकि उन्हें बचपन से ही बहुत सारे सामाजिक शिष्टाचार सिखाए गए थे, लेकिन उनकी नजर में वो सिर्फ एक बच्ची थी जो और कुछ नहीं जानती थी। इसके बारे में सोचने के बाद नवीन मासी ने असहजता से कहा, यह ऐसा है मिस चंद्रा देवी, मैं देखता हूं कि पेटू विभाग में हर दिन बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त सीटें नहीं होती हैं। कई छात्रों के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए जगह नहीं होती है। यदि ये संभव है
तो मैं पेटू विभाग और कैफेटेरिया का विलय करना चाहूंगा। मैं आपको और श्री मयंक भाटिया को छात्रों के लिए गोल्डन फ्राइड राइस और परंपरागत नूडल्स पकाने के लिए कैफेटेरिया में आने दूंगा। इस तरह कैफेटेरिया में अधिक सीटें होंगी और हम सैकड़ों लोगों को समायोजित कर सकते हैं। इससे पेटू विभाग में लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा मैं सामग्री प्रदान करूंगा और मैं आपको हर महीने 2 व्यंजनों की बिक्री के आधार पर मुनाफे का एक हिस्सा दूंगा। ये कैसा लगता है? वास्तव में नवीन मासी की नजर कैफेटेरिया में प्रवेश करते ही पेटू विभाग की लोकप्रियता पर थी। उनकी राय में जब तक उन्होंने विलय के नाम पर पेटू विभाग खरीदा, तब तक कैफेटेरिया का मासिक मुनाफा निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा उनके पास 2 और सहायक होंगे, मयंक भाटिया और जैस्मीन अय्यर। चूंकि उन्हें खाना बनाना पसंद था, इसलिए वह उन्हें हर महीने मुनाफे का एक हिस्सा दे सकता था। नवीन मासी की बात सुनकर जैस्मीन अय्यर के हाव भाव बदल गए। उसने नवीन मासी को थोड़ा झुकाया और माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर नवीन, मुझे क्षमा करें। हालांकि पेटू विभाग में बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन हमने इसे रुचि से खोला है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अपने दम पर तय कर सकता हूं। उन्होंने कहा, मिस चंद्रा देवी पेटू विभाग की प्रमुख है। आपको इसे खत्म करने का अधिकार है ना? नवीन मासी के हाव भाव बहुत शांत थे। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि जैस्मिन अय्यर यह बात कहेंगी। वो थोड़ा मुस्कुराया और बिना किसी जल्दबाजी के मेज पर अपनी उंगलियों को थपथपाया। उसने अपने सामने जैस्मिन अय्यर की ओर देखा और सार्थक रूप से कहा, इसके अलावा मिस चंद्रा देवी के स्टेटस के साथ आपके परिवार को यह नहीं पता होना चाहिए कि आप स्कूल में एक पेटू विभाग चला रहे हैं, है ना? आपको क्या लगता है अगर मैं आपके परिवार को इस बारे में बताऊंगा तो क्या होगा? नवीन मासी की धमकी सुनकर जैस्मिन अय्यर का दिल बैठ गया। जिस दिन से वह समझदार हो गई, वो जानती थी कि उसके भविष्य के रास्ते की योजना उसके परिवार ने पहले ही बना ली थी। अपने परिवार की नजर में वो केवल एक आज्ञाकारी लड़की हो सकती थी जिसका उसका परिवार हर दिन कठपुतली की तरह देखता था। हालांकि उसके दिल में वो हमेशा एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। वह उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं थी जो उसे नियोजित भविष्य में पसंद था। जब उसने हाई स्कूल में प्रवेश किया तो उसकी भावनाएं मजबूत हो गई। उस तरह के भविष्य की तुलना में वह एक पूर्ण हाई स्कूल जीवन चाहती थी। यही कारण था कि उसने रुचि से पेटू विभाग को फिर से खोल दिया। मयंक भाटिया से मिलने के बाद पेटू विभाग में सब कुछ सुचारू हो गया। हालांकि इस समय नवीन मासी पेटू विभाग का विलय करना चाहते थे। ये उनकी और मयंक भाटिया की कड़ी मेहनत का नतीजा था। वह पेटू विभाग को विलय करने के लिए बेहद अनिच्छुक थी। हालांकि अगर वह सहमत नहीं होती तो नवीन मासी को केवल अपने परिवार को खबर लीक करने की जरूरत थी। वो पेटू विभाग भी नहीं चला पाएगी। उसे पास के कुलीन लड़कियों के स्कूल में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस समय यहां तक कि जैस्मिन अय्यर, जिन्होंने छोटी उम्र से ही एक विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की और सभी प्रकार की कठिनाइयों से निपटना सीखा, ने महसूस किया कि उनका मस्तिष्क खुद को इसके चारों ओर लपेट नहीं सकता है। उसने लगभग अपने द्वारा सीखे गए सभी ज्ञान को पलट दिया, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि उसके सामने वाले आदमी से कैसे निपटना है। अगर वह सहमत हो जाती है तो वो उसके दिल के खिलाफ जाएगी। यदि वह सहमत नहीं होती तो वह पेटू विभाग को चलाना जारी नहीं रख पाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? जैस्मिन अय्यर की भौहें कसकर बुनी हुई थी। उसका चेहरा झिझक से भरा था। वह कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। क्या तुमने इस पर विचार किया है, चंद्रा देवीसान? मेरा समय सीमित है। झिझकती हुई जैस्मिन अय्यर को देखते हुए नवीन मासी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आग्रह किया। उन्होंने जैस्मिन अय्यर के आंतरिक विचारों का बहुत सटीक अनुमान लगाया। उनकी राय में जैस्मिन अय्यर सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा थी। उसके द्वारा धमकी दिए जाने के बाद वह उसे बिल्कुल भी शांत नहीं रख सकी।
उसे उसके फैसले से सहमत होने में देर नहीं लगेगी। क्या मुझे वास्तव में इसके लिए सहमत होना होगा? नवीन मासी की बात सुनकर जैस्मिन अय्यर और भी चिंतित हो गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक गर्म हाथ उसके कंधे पर दबाया गया, जिससे उसका मूल रूप से घबराए हुए दिल शांत हो गया। इसके लिए सहमत मत हो, एक कोमल आवाज ने जैस्मिन अय्यर के कानों को शांत कर दिया। उसने थोड़ा आश्चर्य के साथ अपना सिर घुमाया और पाया कि मयंक भाटिया, जो मूल रूप से रसोई में खड़ा था, उसके पीछे खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। मयंक भाटिया को अपने बगल में देखकर जैस्मिन अय्यर के दिल में आत्मविश्वास का उछाल महसूस हुआ। केवल अब वह समझ पाई कि उसे किस तरह का निर्णय लेना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से नवीन मासी की ओर देखा। मुझे क्षमा करें, मिस्टर नवीन, मैं आपके अनुरोध से सहमत नहीं हो सकता। नवीन मासी, जिन्होंने मूल रूप से खाद्य विभाग को हटाने की कसम खाई थी, जैस्मिन अय्यर का जवाब सुनकर चौंक गए। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और ठंड से हंसा। चंद्रा देविसान, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रही हैं? क्या आपको डर नहीं है कि आपके परिवार को इस बारे में पता चल जाएगा? यहां तक कि अगर मेरे परिवार को पता चलता है, भले ही मुझे स्कूलों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तब भी मुझे पेटू विभाग की रक्षा करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेटू विभाग का विकास मेरे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरे और मयंक भाटिया के संयुक्त प्रयासों से हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पेटू विभाग को रौंदने के लिए सहमत नहीं होऊंगा जिसे हमने एक साथ बनाया है। नवीन मासी को घूरते हुए जैस्मिन अय्यर की आंखें ठंडी थी। उसका मूल रूप से ताजा और परिष्कृत चेहरा लगभग ठंड से ढका हुआ था, क्योंकि वह दृढ़ रवैये के साथ बोल रही थी। हालांकि उसकी उपस्थिति अभी भी एक कमजोर युवा महिला की थी। उसका शरीर एक अतुलनीय आभा उत्सर्जित कर रहा था। उनकी शक्तिशाली आभा ने लोगों को घुटन का एहसास भी कराया। क्या ये चंद्रा देवी परिवार की एक मिस्सी की आभा थी? मयंक भाटिया थोड़े स्तब्ध रह गए। वास्तव में जब उन्होंने नवीन मासी को खाद्य विभाग में प्रवेश किया तो उन्होंने पहले ही देखा था। जब उन्होंने नवीन मासी की अशिष्टता की बात सुनी तो मयंक भाटिया और भी गुस्से में आ गए। वो मूल रूप से सोचता था कि चंद्रा देवी परिवार की मिस्सी का रवैया हमेशा से सौम्य रहा है। वह बस चलने वाला था और जैस्मिन अय्यर को साहस के लिए कुछ प्रोत्साहन देने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कठिनाइयों का सामना करते हुए वो वास्तव में इतनी शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ेगी जो उसकी उम्मीदों से परे थी। आप दूसरी ओर, नवीन मासी जैस्मिन अय्यर की शक्तिशाली आभा से इस हद तक दबा दिए गए थे कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। वो हकलाया और कुछ देर तक बोल नहीं सका। उसका चेहरा लाल और सफेद रंग के बीच बारी बारी से दिखाई दे रहा था। बेहद बदसूरत लग रहा था। ठीक है, सबसे खराब स्थिति में हम मौत से लड़ेंगे। काफी देर तक घुरने के बाद आखिरकार नवीन मासी ने यह वाक्य कह दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह जैस्मिन अय्यर को धमकाने और नियंत्रित करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैस्मिन अय्यर इतनी शक्तिशाली और अडिग आभा को छिपा सकती है। घबराहट में उसने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और ये वाक्य कहा, किसी भी मामले में जब तक खाद्य विभाग संचालन जारी नहीं रख सकता है, तब तक उनका रेस्तरां सामान्य हो जाएगा। जैस्मिन अय्यर के हाव भाव बदल गए। हालांकि उसने अपनी बाहों को पार कर लिया और पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। नवीन मासी की बातों से मयंक भाटिया भी थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैस्मिन अय्यर इस तरह के संकट में होंगी। वह इस पूरे समय दबाव में खाद्य विभाग चला रही थी। मयंक भाटिया स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि इतनी मेहनती लड़की फूड डिपार्टमेंट छोड़ दे। उसने जल्दी से नवीन मासी को रोका जो खाद्य विभाग छोड़ने वाले थे। रुको, अंत में मदद नहीं कर सका लेकिन समझौता करना चाहते हैं। अपने पीछे की आवाज सुनकर नवीन मासी ने अपने दिल में उपहास किया। उसने मुड़कर मयंक भाटिया की ओर देखा।
वो स्वाभाविक रूप से मौत से लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार भले ही जैस्मिन अय्यर चली गई और मयंक भाटिया खाद्य विभाग के मुख्य शेफ थे, फिर भी खाद्य विभाग के लिए संचालन जारी रखना संभव था। उनका पहला लक्ष्य अभी भी खाद्य विभाग और रेस्तरां का विलय करना था। इस तरह रेस्तरां में कर्मचारियों की कमी दूर हो जाएगी और मुनाफा होगा। ये दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा था। अंकल, क्या आपने ये नहीं कहा कि आप खाद्य विभाग का विलय करना चाहते हैं? अगर हम इस तरह मौत से लड़ते हैं तो इससे हम में से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूं ताकि आप इस बारे में किसी को न बताएं और हमें खाद्य विभाग का संचालन जारी रखें? चाचा, नवीन मासी की पलकें फड़क उठीं। हालांकि मयंक भाटिया के बचकाने चेहरे और उनके द्वारा अभी कही गई बातों को देखकर उन्हें लगा कि मयंक भाटिया शायद उनसे समझौता करना चाहते हैं। वह केवल मयंक भाटिया के चाचा को ही सहन कर सकता था। क्या आप खाद्य विभाग का संचालन जारी नहीं रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चूंकि आप भी एक शेफ हैं, इसलिए आपको शेफ होने की जागरूकता होनी चाहिए। चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। मैं नियम निर्धारित करूंगा। यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको खाद्य विभाग का संचालन जारी रखने दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? हालांकि नवीन मासी मयंक भाटिया के खाना पकाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वो मयंक भाटिया के साथ दो मुख्य व्यंजनों यांगचुन और गोल्डन फ्राइड राइस पर प्रतिस्पर्धा कर सके, बस सुरक्षित रहने के लिए। जब तक उनका खाना बनाना मयंक भाटिया की तुलना में बेहतर था, तब तक वो और जैस्मिन अय्यर अपने रेस्तरां में शामिल हो सकेंगे। जरूर, चूंकि हम दोनों शेफ हैं, इसलिए समस्या को हल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मयंक भाटिया ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक। नवीन मासी ने जाकर मयंक भाटिया की रसोई पर नजर डाली। उसने देखा कि फ्रिज में मांस सील था। उन्होंने याद किया कि मयंक भाटिया का खाद्य विभाग शुरू से ही केवल दो मुख्य व्यंजनों का संचालन कर रहा था। कोई व्यंजन नहीं था और किसी भी मुख्य व्यंजन में कोई मांस नहीं था। एक पल की चुप्पी के बाद नवीन मासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन केवल मांस सामग्री का उपयोग करके बेहतर व्यंजन बना सकता है। कैसे हम रेस्तरां में शेष छात्रों को न्यायाधीश बनने दें। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, उसके साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। स्कूल के रेस्तरां में आने से पहले नवीन मासी की बाहर कुछ प्रतिष्ठा थी। अधिक से अधिक हम उसे न्यायाधीश बनने देंगे। मुझे विश्वास है कि मयंक भाटिया भविष्य में खाद्य विभाग को बेहतर तरीके से संचालित करने में सक्षम होंगे। जैस्मिन अय्यर के हाव भाव बदल गए। वह आगे बढ़ी और मयंक भाटिया को याद दिलाने के लिए उसके कपड़े खींचे। वह जानती थी कि मयंक भाटिया ने उससे कहा था कि वह केवल परंपरागत नूडल्स और गोल्डन फ्राइड राइस में अच्छा है। ये दो व्यंजन सीमित थे। मयंक भाटिया का पाक कौशल केवल उनके बराबर था। उनके लिए नवीन मासी को हराना असंभव था, जो पूरे साल स्कूल के रेस्तरां का संचालन कर रहे थे। जैस्मिन अय्यर की याद सुनकर मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। चूंकि जैस्मिन अय्यर की हाइट उनकी लंबाई से काफी कम थी, इसलिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और जैस्मिन अय्यर के सिर को थपथपाया। उसने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो। जैसा कि चंद्रा देवी ने अभी कहा, खाद्य विभाग हम सभी द्वारा चलाया जाता है। किसी के बिना खाद्य विभाग अधूरा है। कोई बात नहीं, जब तक मैं मयंक भाटिया आज यहां हूं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि खाद्य विभाग का जन्म हमारे संयुक्त प्रयासों से हुआ था। इसके बाद हमें खाद्य विभाग को विकसित करने और इसे और अधिक जीवंत बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना होगा। हम यहां उससे कैसे पराजित हो सकते हैं? हम कब शुरू करें? मयंक भाटिया किचन में चले गए और नवीन मासी की ओर देखा। पेटू विभाग में सुविधाएं एक ही समय में 3 लोगों के उपयोग के लिए पर्याप्त थी। यह उनके और नवीन मासी के लिए एक ही समय में खाना बनाना पर्याप्त था। नवीन मासी ने फ्रिज से कुछ हरी मिर्च,
धनिया और पोक टेंडरलॉइन का एक टुकड़ा निकाला और कहा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पेटू विभाग में आने वाले छात्र हमारे खाना पकाने के गवाह होंगे। जरूर, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पाक प्रणाली का लंबे समय से प्रतीक्षित मिशन उनके दिमाग में फिर से प्रकट हुआ था। अहंकारी नवीन मासी को स्वादिष्ट भोजन से हराओ। जैस्मीन के साथ पेटू विभाग का संचालन जारी रखें। इनाम, एक फंतासी बिंदु। हालांकि इस मिशन ने केवल एक फंतासी बिंदु को पुरस्कृत किया, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर था। और इस फंतासी बिंदु ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया होगा कि नवीन मासी के पाक कौशल इतने महान नहीं थे। ये सोचकर मयंक भाटिया ने नवीन मासी की ओर देखा और उन्हें फ्रिज से सामग्री निकालते हुए देखा। वो नेपाली व्यंजन, हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस, पकाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इस जगह पर जब नेपाली व्यंजनों की बात आती है तो एक ईमानदार नेपाली व्यक्ति के रूप में वो स्वाभाविक रूप से हार स्वीकार नहीं करेंगे। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और मन ही मन शॉपिंग स्टोर खोल लिया। फिर मयंक भाटिया के दिमाग में फैंटेसी सिस्टम का कुलिनरी स्टोर दिखाई दिया। उसके दिमाग में विभिन्न व्यंजन कौंध गए, जैसे कि जादुई मेपो टोफू, विद्वान मैचलेस और इसी तरह। पाक स्टोर में जब तक किसी के पास पर्याप्त फंतासी अंक थे, वे किसी भी नुस्खा के लिए विनिमय कर सकते थे। फिर उनके दिमाग में पाक स्टोर में कौंधने वाली एक रेसिपी ने मयंक भाटिया की आंखों में चमक ला दी। उन्होंने तुरंत इस नुस्खा पर अपनी चेतना को बंद कर दिया। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस के लिए एक्सचेंज। चूंकि नवीन मासी प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, इसलिए मयंक भाटिया को उनसे बेहतर पकाने के लिए अपने स्वयं के नेपाली व्यंजनों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक फंतासी बिंदु जो उसने आज सुबह प्राप्त किया था, वो गायब हो गया क्योंकि उसने मूल नुस्खा के लिए आदान प्रदान किया था। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस की यादें मयंक भाटिया के दिमाग में ज्वार की तरह भर गई। ये सभी अपेक्षाकृत सरल व्यंजन थे जो हर बार केवल एक फैंटेसी पॉइंट का सेवन करते थे। अधिक कठिन लोगों के लिए उन सभी को 5 या 10 फैंटेसी पॉइंट्स की आवश्यकता थी। बेशक, एक उच्च कठिनाई नुस्खा के लिए खाना पकाने के कौशल के एक समान स्तर की भी आवश्यकता होती है। स्तर 3 खाना पकाने का कौशल इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर उसके पास पर्याप्त फंतासी मूल्य था तो यह बेकार होगा। गंभीरता से, क्या उसने स्वेच्छा से हार स्वीकार की क्योंकि वो नहीं जानता था कि यह कैसे करना है? सामग्री तैयार कर रहे नवीन मासी ने मयंक भाटिया की ओर देखा, जो अपनी आंखें बंद करके अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपने दिल में उपहास किया, लेकिन वह आग में घी डालना नहीं भूला क्योंकि उसने मयंक भाटिया को देखा और आग्रह किया, अधिक से अधिक। आप केवल अपनी कक्षा शुरू होने तक इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद मैं केवल ये मान सकता हूं कि आप हार स्वीकार करते हैं। अंकल, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करूंगा। हरी मिर्च कटा हुआ पोक संदेश प्राप्त करने के बाद मयंक भाटिया ने अपनी आंखें खोली और मंद मंद मुस्कुराए। उसने नवीन मासी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी निगाहें जैस्मीन एयर की ओर घुमाई, जो ज्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने पूछा, चंद्रा देवी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप आ सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे? जैस्मीन एयर ने आश्चर्यचकित भाव से खुद की ओर इशारा किया। मयंक भाटिया के खाना पकाने के कौशल के साथ मैं आपको नीचे खींच सकता हूं, है ना? नहीं, तुम नहीं करोगे। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। उसने हरी मिर्च कटा हुआ सूअर का मांस बनाने की विधि के बारे में सोचा। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और ईमानदारी से मदद मांगी। चंद्रा देवी की मदद के बिना मैं ये व्यंजन अकेले नहीं बना सकती। चप्पा विभाग के लिए कृपया चंद्रा देवी। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने पेटू विभाग के लिए बहुत कुछ किया है। चूंकि ये पेटू विभाग के लिए है, इसलिए मुझे यही करना चाहिए।
जैस्मिन एयर मुस्कुराई और जल्दी से अपना एप्रन पहन लिया। वो मयंक भाटिया के पास आई और पूछा, तुम मुझसे क्या करवाओ? कृपया हरी मिर्च और बांस के अंकुरों को टुकड़ों में काट लें, लेकिन वे एक ही आकार के होने चाहिए। चंद्रा देवी के चाकू कौशल के साथ आपको ये करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हरी मिर्च कटा हुआ सुअर का मांस नुस्खा की कुंजी चाकू कौशल था। सामग्री को एक ही आकार में काटा जाना था ताकि उन्हें समान रूप से गर्म किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से साथ काम करने के बाद जैस्मिन एयर की चाकू की स्किल्स यह करने में कामयाब रही। इस समय पेटू विभाग का मुकाबला केवल मयंक भाटिया से नहीं, बल्कि नवीन मासी से था। जैस्मिन एयर से मदद मांगना संभव था। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या आपको कटा हुआ सुअर का मांस में हरा प्याज और लहसुन जोड़ने की जरूरत नहीं है? जैस्मिन एयर की भौहें कसकर बुनी हुई थी। उसे हरी मिर्च, प्याज और लहसुन कभी पसंद नहीं था। प्याज तो ठीक था, लेकिन लहसुन और हरी मिर्च के अजीब स्वाद ने उसे निगलने में असमर्थ बना दिया। उनकी इस आदत की वजह से घर के शेफ ने कभी भी हरी मिर्च के साथ कोई व्यंजन नहीं बनाया। चिंता मत करो, मैं प्याज और लहसुन नहीं डालूंगा। मैं प्रामाणिक नेपाली व्यंजन बना रहा हूं। इसका स्वाद उस हरी मिर्च जैसा नहीं होगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। मयंक भाटिया मुस्कुराए। वह जानता था कि भारत में ज्यादातर लोगों को हरी मिर्च पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी हरी मिर्च को पानी में उबाला जाता है। इस तरह हरी मिर्च का अजीब और उत्तेजक स्वाद चरम पर पहुंच जाएगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें निगला नहीं जा सकता था। उनके नुस्खा में विधि भी हरी मिर्च के साथ पारंपरिक कटा हुआ सुअर का मांस से अलग थी। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बोलते ही मयंक भाटिया ने झट से मांस के एक टुकड़े को कटे हुए सुअर के मांस में काट दिया। उन्होंने उचित मात्रा में अंडे का सफेद भाग, स्टार्च, कुकिंग वाइन और सोया सॉस मिलाया और इसे एक साथ मैरिनेट किया। इस मैरिनेट करने की विधि में अधिक समय नहीं लगा। कटे हुए सुअर के मांस को स्वाद से भरने में आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। ठीक है, मयंक भाटिया की बात सुनकर जैस्मिन एयर ही सहमत हो सकी। उसने अपने लाल होठों को काटा, एक हाथ से चाकू उठाया और चाकू प्रेत की तरह चॉपिंग बोर्ड पर गिर गया। कटे हुए बांस के अंकुर जो लगभग कटे हुए सुअर के मांस के आकार के समान थे, जिसे मयंक भाटिया ने अभी अभी काटा था, दूसरी तरफ दिखाई दिए। हां, इतना ही। जैस्मिन के चाकू कौशल ने मयंक भाटिया को संतुष्टि के साथ मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने फ्रिज से ताजा खुरमा निकाला, उन्हें टुकड़ों में काट दिया और उन्हें स्टॉक और सोया सॉस में डाल दिया। फिर उसने उन्हें प्रसंस्करण मशीन में डाल दिया और उन्हें सॉस में हरा दिया। मयंक भाटिया, इन खुरमा का क्या फायदा? जैस्मिन एयर द्वारा सब्जियां काटने के बाद उसने खुरमा के कटोरे को देखा जिसे सॉस में बनाया गया था और आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी याद में हरी मिर्च के साथ खुरमा और कटा हुआ सुअर का मांस दो पूरी तरह से अलग सामग्री थी। उन्हें एक साथ मिलाना असंभव था। बेशक ये उपयोगी है। क्या आप प्याज और लहसुन को नापसंद नहीं करते? मयंक भाटिया ने नवीन मासी की ओर देखा, जो बर्तन में प्याज और लहसुन डाल रहे थे और बार बार तलते थे, और उन्हें याद दिलाया, ये खाना पकाने का सामान्य तरीका है। मेरा तरीका उससे अलग है। ओह! मयंक भाटिया की सफाई सुनकर जैस्मिन एयर का दिल अचानक कौतूहल से भर गया। उसने मयंक भाटिया को परेशान नहीं किया और बस चुपचाप बगल से देखती रही। चूंकि क्लास से पहले ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए मयंक भाटिया इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जैसा कि हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस, उसकी स्मृति उसके दिमाग में गहराई से उकेरी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे स्वयं बनाया हो। मयंक भाटिया ने कुशलता से बर्तन में तेल गर्म किया, फिर कटे हुए बांस के अंकुर डाले, जो तलने में सबसे कठिन थे, और उन्हें तेल में भिगो दिया। जब उसने देखा कि लगभग समय हो गया है, तो उसने मैरिनेट किए हुए कटे हुए सुअर के मांस में तेल डाला और कटे हुए मांस का रंग बदलने का इंतजार करने लगा।
जब वह तेल छान रहा था तो उसने हरी मिर्च को हेज पर रखा और उस पर तेल छिड़क दिया। इस तरह हरी मिर्च को तेल में भिगोने वाली 3 सामग्रियों में से एक माना जा सकता है। इसके बाद उसने साफ बर्तन में तेल डाला, सॉस को बर्तन में डाल दिया और इसे सुगंधित होने तक भुने। वास्तव में मयंक भाटिया ने खुरमा का उपयोग क्यों किया, इसका कारण नुस्खा का परिचय था। खुरमा का स्वाद थोड़ा कड़वा होता था और ये चीनी को पूरी तरह से बदल सकता था, जिससे पूरी डिश अधिक प्रमुख हो जाती थी। बर्तन को चोक करने के लिए स्कैलियन, अदरक और लहसुन के उपयोग की भी आवश्यकता नहीं होती थी। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त था जिन्हें स्कैलियन और लहसुन पसंद नहीं थे। हालांकि मयंक भाटिया खाना बनाना खत्म कर पाते इससे पहले कि हल्के सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की और स्कूल यूनिफॉर्म और चेकर्ड स्कर्ट पहने छोटे बैंगनी बालों वाली एक छोटी सी लंबी लड़की अंदर आ गई। रोहिणी और वाहिनी। मयंक भाटिया ने सिर उठाया और एक नजर में पेटू रेस्टोरेंट में आए 2 लोगों को पहचान लिया। पिछले 2 दिनों से जब मयंक भाटिया क्लास में लिख रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि कुछ दिन पहले शुरू हुई टकटकी ज्यादा बार आ गई है। टकटकी की दिशा से मयंक भाटिया को ही रोहिणी ही दिखाई दे रही थी। उसे गंभीरता से संदेह था कि रोहिणी उसे कक्षा में देख रही थी। आखिरकार रोहिणी के आने से पहले उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। इससे मयंक भाटिया को थोड़ा अजीब लगा। तार्किक रूप से कहें तो उनके व्यक्तित्व के साथ रोहिणी को पहली नजर में उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा कक्षा में उन्हें क्यों घूरती रहती थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब मयंक भाटिया ने मौका नहीं पकड़ा। उस तरह की निगाहें मोहिनी सिंघानिया की डरावनी निगाहों की तरह थी। इसने पहले ही उनके लेखन को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। अगर उसे मौका मिलता तो वह इस लड़की से जरूर पूछता जो अपने सहपाठियों के साथ एक छोटी परी की तरह थी। वो हमेशा उसे घूरती क्यों रहती थी। रोहिणी के साथ वाली वाहिनी उसी दिन रोहिणी के साथ डीपीएस आई थी। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा क्लास के बाद साथ मिलते थे, इसलिए मयंक भाटिया को भी वाहिनी का नाम पता था। हालांकि मयंक भाटिया जो सबसे महत्वपूर्ण कदम पर पहुंचे थे, उनके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। सॉस तलने के बाद उसने जल्दी से कटा हुआ मांस, हरी मिर्च और बांस के अंकुर वापस बर्तन में डाल दिए और हलचल में तला हुआ। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नहीं लगा, अन्यथा कटा हुआ मांस बहुत अधिक पका हुआ स्वाद लेगा। उसने बस इसे स्वाद देने के लिए नमक डाला और इसे थोड़ा तलकर हिलाया। रोहिणी और वाहिनी को डीपीएस में तब से दिलचस्पी थी जब उन्होंने छात्रों को स्कूल के स्वादिष्ट विभाग में भोजन के बारे में बात करते हुए सुना। आज उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए पेटू विभाग में आने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे पेटू विभाग में पहुंचे, इससे पहले कि वे बैठकर ऑर्डर कर पाते, नवीन मासी ने हरी मिर्च की कटा हुआ पोक डिश मेज पर रख दिया। क्या हम वास्तव में इसे मुफ्त में चख सकते हैं? मेज पर हरी मिर्च के कटे हुए सूअर के मांस के पकवान को देखकर वाहिनी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी लार निगल ली और अविश्वास से पूछा, बेशक, आप इसे मुफ्त में चख सकते हैं, जब तक आप मुझे सही स्कोर और टिप्पणियां देते हैं। नवीन मासी ने अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, नवीन मासी ने मयंक भाटिया की ओर देखा जो अभी भी रसोई में व्यस्त थे और मन ही मन हंस पड़े। इतने सालों तक खाना पकाने के बाद उनकी सबसे अच्छी डिश हरी मिर्च कटा हुआ पोक डिश थी, क्योंकि वह भाग्यशाली था कि उसने एक ऐसे छात्र से ये व्यंजन सीखा जिसे अकादमी से हटा दिया गया था। ये इस हरी मिर्च कटा हुआ पोक डिश के कारण था कि उन्होंने अपना खुद का रेस्तरां खोला और अपना नाम बनाया। उसके बाद वह एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए डीपीएस आ गए। रेस्तरां में कई छात्र थे जो हर दिन इस व्यंजन का ऑर्डर देते थे। नवीन मासी को अपनी हरी मिर्च के कटे हुए पोर्क डिश पर काफी भरोसा था। उनकी राय में इस व्यंजन को किचन में मयंक भाटिया और जैस्मिन एयर से बेहतर बनाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है रोहिणी, मैंने कहा कि पेटू विभाग में भोजन कैफेटेरिया से बेहतर हो सकता है।
मैंने नहीं सोचा था कि हम आते ही यहां मुफ्त खाना खा पाएंगे। वाहिनी ने अपने सामने हरी मिर्च के कटे हुए पोक डिश को देखा और रोहिणी को देखकर मुस्कुराई। हाँ, मैंने लंबे समय से मांस नहीं खाया है। रोहिणी की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने अपने होंठ भींचे और अपनी लार निगल ली। उसने नवीन मासी की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, उपहार के लिए पेटू विभाग से धन्यवाद अंकल। बस चखने और कुछ टिप्पणी करने से अंकल को खुशी मिलेगी, तब मैं विनम्र नहीं होऊंगा। उनकी बातचीत सुनकर नवीन मासी गुस्से में अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया, बेहद भद्दा लग रहा था। अगर यह पेटू रेस्तरां नहीं बल्कि उसका अपना रेस्तरां होता तो वह रोहिणी और वाहिनी को बहुत पहले ही खदेड़ देता। पेटू विभाग से आपका क्या मतलब है कि रेस्तरां से बेहतर है? हल्के सुनहरे बालों वाली वो खूबसूरत लड़की भी थी जो मिश्रित रक्त वाली लग रही थी। यद्यपि आप सुंदर हैं, आप बहुत दूर नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाचा कहने की? मैं केवल 30 साल का हूं। ठीक है, क्या आप बात करना नहीं जानते? अंकल, क्या आपको बुखार है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? ये सब आप लोगों की वजह से है। हर कोई मुझे अंकल क्यों कहता है? नवीन मासी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। उन्होंने वाहिनी और रोहिणी के बीच की बातचीत को सहन किया। उसके बाद उसने एक मुस्कान निचोड़ी और रोहिणी और वाहिनी को एक आमंत्रित इशारा किया, छात्रों, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस गर्म होने पर सबसे अच्छा खाया जाता है। मैं समझ गया। धन्यवाद चाचा, मैं इसे अपने दिल से चखूंगा और आपको एक अच्छा मूल्यांकन दूंगा। रोहिणी ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और वाहिनी से कहा, मैं खाना शुरू कर देती हूं। दोनों ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और कटा हुआ सूअर का मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। उन्होंने इसे ध्यान से चखा। कटे हुए सूअर के मांस का पहला टुकड़ा निगलने के बाद वाहिनी की आंखें चमक उठीं। उसने नवीन मासी की ओर देखा और प्रशंसा की, अंकल, आपके द्वारा बनाई गई हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस मेरे द्वारा खाए गए सबसे अच्छे व्यंजन के करीब है। अच्छा काम करते रहो। रोहिणी ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये पहले से ही मेरे द्वारा खाए गए भोजन के मध्यम स्तर के बराबर है। अच्छा काम करते रहो चाचा। मिमी, छोटी जिया। हालांकि आपके स्वर्गीय क्षेत्र और हमारे शैतान क्षेत्र में भोजन की शैली अलग अलग है, रसोइयों का स्तर लगभग समान है। जब मैं स्वर्गीय क्षेत्र में लौटूंगा तो मैं वाहिनी के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाला भोजन लाऊंगा। ठीक है छोटी जिया, अगली बार जब मैं शैतान क्षेत्र में लौटूंगा तो मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा। बगल में खड़े नवीन मासी ने भ्रमित भाव से रोहिणी और वाहिनी की ओर देखा। दोनों के बीच हुई बातचीत ने उसे उलझन में डाल दिया। स्वर्गीय क्षेत्र, शैतान क्षेत्र, वो किस तरह की जगह है? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं? इसके अलावा आपके पास किस तरह की रहस्यमय पहचान है? इतना अच्छा खाना खाना, आपके पास कितना उच्च मानक है? हरी मिर्च के साथ मेरा कटा हुआ सूअर का मांस केवल मध्यम स्तर माना जाता है। इस समय रोहिणी ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, अंकल, मेरे और वहिनी के मानकों के अनुसार क्या हरी मिर्च के साथ ये कटा हुआ सूअर का मांस 60 अंक के लिए पर्याप्त है? 60 अंक। नवीन मासी का चेहरा कई बार फड़का। वो शुष्क रूप से हंसे और अस्थायी रूप से पूछा, नहीं कर सकता? क्या ये अधिक नहीं हो सकता? यह अभी भी अधिक है। रोहिणी ने अपना मुंह खोला और मासूमियत से नवीन मासी की ओर देखा। अंकल, वाहिनी और मैं पहले ही अपने दिलों में सबसे ज्यादा अंक दे चुके हैं। क्या आपने ये नहीं कहा कि आप सही स्कोर चाहते हैं? उन्होंने सोचा कि स्कूल में छात्रों ने कम खाना खाया है, लेकिन उन्हें 2 छात्रों से मिलने की उम्मीद नहीं थी जिन्हें भोजन के स्वाद की अनूठी समझ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत अच्छा खाना खा लिया हो। नवीन मासी नाराज थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जैस्मिन एयर ने पहले ही यहां के हालात को नोटिस कर लिया था।
नियमों के कारण वो रोहिणी को और अंक जोड़ने नहीं दे सके। वो रोहिणी के 60 अंक ही स्वीकार कर सके। वास्तव में जिन छात्रों को मून अकादमी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने मून अकादमी के मानकों के अनुसार अपने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस का मूल्यांकन भी किया था। ये केवल 60 अंक के बारे में था। चूंकि मेरा स्कोर 60 अंक है, तो मुझे डर है कि आपका स्कोर भी पास नहीं होगा, है ना? नवीन मासी ने व्यस्त मयंक भाटिया को देखते हुए मन ही मन सोचा। इस समय मयंक भाटिया ने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस पकाना समाप्त कर लिया था। वह जैस्मिन एयर के साथ रसोई से बाहर चला गया। एक ट्रे लेकर रोहिणी और वहिनी की मेज पर रख दिया। मयंक भाटिया सहपाठी, क्या आप यहां के शेफ हैं? वाहिनी ने मयंक भाटिया को एक नजर में पहचान लिया। मयंक भाटिया की सीट रोहिणी के बगल में थी, इसलिए वाहिनी हमेशा क्लास के बाद मयंक भाटिया को देख सकती थी। स्वाभाविक रूप से उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। रोहिणी की आंखों में भी आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा था। चाहे वो क्लास के बाद हो या क्लास के दौरान, वो हमेशा मयंक भाटिया को क्लास के बाद अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए देख सकती थी। वो मूल रूप से सोचती थी कि मयंक भाटिया सिर्फ एक युवा था जिसके कई दोस्त नहीं थे और हर दिन अपने फोन का आदी था, चाहे वो कक्षा के दौरान हो या कक्षा के बाद। मयंक भाटिया भी वो व्यक्ति थी जिसकी वह मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्कूल के पेटू विभाग का शेफ होगा। हां, ये पेटू विभाग है जिसे चंद्रा देवी सहपाठी और मैं एक साथ चलाते हैं, मयंक भाटिया ने बेहोश होकर कहा। चूंकि पकवान अभी अभी बर्तन से बाहर आया था, इसलिए इसे जल्द से जल्द खाना सबसे अच्छा था। मयंक भाटिया ने इस आत्मपरिचय पर समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने सीधे ट्रे के ढक्कन पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए रोहिणी से कहा, फिर मैं रोहिणी सहपाठी और वाहिनी सहपाठी से इसे आजमाने के लिए कहूंगा और अपने भोजन को एक उपयुक्त अंक दूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त करता, मयंक भाटिया ने बर्तन का ढक्कन खोल दिया। इस समय ट्रे पर रखे भोजन से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये इतना चकाचौंध था कि हर कोई अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। इस समय उल्का का प्रकाश चमक उठा और गायब हो गया। वहां मौजूद लगभग हर कोई हैरान और स्तब्ध था। ये क्या वास्तव में एक ऐसा व्यंजन है जो प्रकाश कर सकता है? एक चमकता हुआ पकवान। जैस्मीन भी अभी अभी चमकती सुनहरी रोशनी से चौंक गई। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। और उसने खाना पकाने के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी थी। वो ये भी जानती थी कि मुंबई में एक प्रसिद्ध पाक विज्ञान विद्यालय था, जिसे भोजशाला कहा जाता था। भोजशाला से स्नातक करने वाले प्रत्येक छात्र को खाना पकाने की दुनिया में एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी होने की महिमा का आनंद मिलेगा। भोजशाला की कठोर स्नातक आवश्यकताओं के कारण जो लोग स्नातक करने में सक्षम थे, उनके पाक कौशल दूसरों की तुलना में भी बेहतर थे। ऐसा कहा जाता था कि उनमें से ऐसे विशेषज्ञ भी थे जो चमकते हुए व्यंजन बना सकते थे। ये सोचकर जैस्मिन एयर की नजर मयंक भाटिया की ओर पड़ी और उसकी आंखों के भाव अजीब हो गए। जिसकी बात करें तो जब से मयंक भाटिया गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में आए हैं, तब से वो हमेशा ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बना पाते थे जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा वो हमेशा अनजाने में अपने शानदार खाना पकाने के कौशल को दिखाने में सक्षम होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि मयंक भाटिया एक छात्र था जो डीपीएस में इसलिए आया था क्योंकि उसे फार चंद्र देवी स्कूल से निकाल दिया गया था? लेकिन कहा जाता था कि अगर वो फार चंद्र देवी स्कूल में फेल भी हो जाते हैं, तो भी वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में शेफ बन सकते हैं। वो पेटू रेस्तरां में क्यों आएगा? जैस्मिन एयर का मन शक से भर गया। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस, 90 अंक। ये चमकते व्यंजनों का एक संग्रह है जो स्वाद को चरम पर उत्तेजित कर सकता है और सुंदर लड़कियों को नशे में डाल सकता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले शुरुआती व्यंजनों की एक त्रिमूर्ति है। जैसे ही उन्होंने थाली खोली, मयंक भाटिया के दिमाग में भी हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस का नोटिस मिला।
मयंक भाटिया का मन उन्माद से भर गया। ये पहली बार था जब उन्होंने एक ऐसा व्यंजन बनाया था जिसमें हरी मिर्च के साथ सुअर का मांस कटा हुआ था। स्तर 3 खाना पकाने के कौशल के साथ ताजा और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके, साथ ही एक शुरुआती नुस्खा का उपयोग करके वो एक ऐसा व्यंजन बना सकता है जो प्रकाश के साथ कटा हुआ हो। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस बनाने की लागत और कठिनाई के अलावा सिस्टम द्वारा दी गई कीमत सीधे 6,000 रुपए से अधिक में हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस बेचने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस के इस व्यंजन की कीमत आकाशीय साम्राज्य में 388 रुपए के बराबर थी। हालांकि स्कूल जैसी जगह पर बहुत कम छात्र इतने महंगे व्यंजन खरीदते हैं। आखिरकार हर कोई जैस्मीन अय्यर की तरह नहीं हो सकता है। हालांकि अगर उसने अपने सस्तेस्किट पिता द्वारा छोड़े गए रेस्तरां को खोला तो चमकते हुए हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क रेस्तरां के हस्ताक्षर पकवान के रूप में बेचा जा सकता है। मयंक भाटिया ने नवीन मासी द्वारा बनाए गए हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क पर नजर डाली। सिस्टम ने उसे एक सूचना दी, 55 अंक। पासिंग मार्क से नीचे का स्कोर आम लोगों की नजर में एक नाजुकता हो सकता है, लेकिन उन्नत खाना पकाने की दुनिया में यह पूरी तरह से अनरेटेड है। यह सुनकर मयंक भाटिया लगभग जोर से हंस पड़े। नवीन मासी के 90 अंकों के खिलाफ अपने 55 अंकों के साथ वो निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम में अधिकतम स्तरीय पेटू मूल्यांकन प्रतिभा थी। इसके साथ वो एक पेटू मूल्यांकक बन सकता है। यह विचार मयंक भाटिया के दिमाग में कौंध गया। हालांकि अन्य लोगों के भोजन के स्कोर का मूल्यांकन करने की तुलना में वो अपने पसंदीदा व्यंजनों और स्कूल में पेटू विभाग चलाने के इत्मीनान से जीवन बनाने के लिए अधिक इच्छुक था। नमकीन मछली ये नहीं सीखेगी कि किनारे पर कैसे जाना है, क्योंकि जब तक वो खुश था तब भी उसे भविष्य में ऐसे खरीदने की आवश्यकता होगी। क्या दुनिया ऐसी ही नहीं थी? हर चीज से दूर यहां आना जब तक वो खुश था और कुछ मायने नहीं रखता था। क्या सुगंधित गंध है। रोहिणी और वहिनी की नाजुक नाक फड़क उठी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आश्चर्य से अपनी आंखें मूंद ली। मयंक भाटिया के कटे हुए पोर्क विद ग्रीन पेपर में उम्मीद के मुताबिक मसालेदार गंध नहीं आई। इसके बजाय इसमें एक अभूतपूर्व ताजगी थी। सिर्फ सब्जी की गंध ही आम लोगों की भूख जगाने के लिए काफी थी। मैं खुदाई करने जा रहा हूं। रोहिणी और वाहिनी द्वारा उन्हें धन्यवाद देने के बाद उनकी आंखें उत्सुकता से भर गई, क्योंकि वे अपनी चॉपस्टिक के साथ मयंक भाटिया की कटी हुई हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क प्लेट के लिए पहुंचे। उन्होंने एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। कटा हुआ सुअर का मांस जैसे ही उनके मुंह में गया, उनके मुंह में एक मांसल सुगंध फैल गई। इसमें हल्की मिठास भी थी। दोनों स्वाद पूरी तरह से एक साथ मिश्रित हो गए, जिससे रोहिणी और वहिनी की भूख तुरंत बढ़ गई। ये पहली बार है जब मैंने इतना स्वादिष्ट खाया है। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस। रोहिणी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना रुके मयंक भाटिया को अपनी स्वीकृति दी। उसने नवीन मासी से जो कहा उससे ये बिल्कुल अलग था। इस हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस पकवान में हरी मिर्च का सामान्य तीखापन नहीं था। इसके बजाय इसका स्वाद बेहद मीठा था, जो अविस्मरणीय था। क्या ये टमाटर था? क्योंकि रसोई केवल एक बड़ी और चमकदार फर्श से छत तक की खिड़की से अलग थी। ये बहुत साफ और सभी के लिए खुली थी। रोहिणी ने अनजाने में रसोई में बचे हुए खुरमा पर नजर डाली। तभी उसे समझ में आया कि उसके सामने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस पकवान पहले खाए गए व्यंजन से अलग क्यों था। मेज पर बचे हुए हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस पकवान को देखकर रोहिणी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ और काटने लगी। उसकी स्वाद कलियों में एक मोहक सुगंध फूट पड़ी। धीरे धीरे रोहिणी का चेहरा लाल हो गया। एक ट्रांस में उसे लगा जैसे वह अपने शुद्ध सफेद पंखों को फैलाते हुए एक परी में बदल गई हो।
हवा के झोंके के साथ नरम पंख जमीन पर बिखरे हुए थे। एक चमकदार पवित्र प्रकाश दुनिया में हर किसी को बचा रहा था। उसकी मदद से दुनिया में हर किसी ने अपनी खुशियां हासिल की थी। क्या अद्भुत एहसास है। रोहिणी और वाहिनी मयंक भाटिया के भोजन के भ्रम में मदहोश हुए बिना नहीं रह सके। ये बहुत स्वादिष्ट है मयंक भाटिया। आपने जो खाना बनाया है वो मैंने अब तक का सबसे अच्छा खाना खाया है, रोहिणी ने गंभीर भाव से मयंक भाटिया से कहा। उसने व्यावहारिक रूप से हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस की प्लेट का आधा हिस्सा एक सांस में खा लिया था। बगल में वाहिनी भी अपनी चॉपस्टिक पकड़े हुए थी। हरी मिर्च और बांस की टहनियों के साथ कटा हुआ सूअर का मांस खाते हुए उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ प्रशंसा की। मेरे और लिटिल जिया के मानकों के अनुसार मयंक भाटिया के भोजन को निश्चित रूप से 90 अंक से अधिक अंक मिल सकते हैं। दोनों के स्कोर सुनकर जैस्मिन एयर की आंखों में अचानक उत्साह का भाव आ गया। इस तरह यह साबित हो गया कि मयंक भाटिया का कटा हुआ पोर्क हरी मिर्च के साथ नवीन मासी से पूरी तरह से बेहतर था। समझौते के अनुसार वो पेटू रेस्तरां का संचालन जारी रख सकती है, तो कृपया अपने भोजन का आनंद लें। हालांकि ये निष्कर्ष पहले से ही मयंक भाटिया की उम्मीदों के भीतर था, लेकिन दोनों के संतोषजनक जवाब सुनने के बाद वो सुखद आश्चर्य से खुद को नहीं रोक सके। उसने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस की प्लेट को दोनों की ओर धकेल दिया। कुछ ही समय बाद रोहिणी और वाहिनी ने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पो की पूरी प्लेट खत्म कर दी। वहीं उन्होंने मयंक भाटिया से कहा, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। हम अगली बार पेटू रेस्तरां में वापस आएंगे। तभी वे संतुष्ट भाव से रेस्टोरेंट से बाहर निकले। मिस्टर नवीन, समझौते के अनुसार हम विलय के आपके सुझाव को नहीं सुन सकते। दोनों के पेटू रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद मयंक भाटिया ने अपनी नजर नवीन मासी पर लगाई। ये नामुमकिन है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। नवीन मासी का दिल अनिच्छा से भर गया। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से कहा, हरी मिर्च के साथ उनका कटा हुआ सूअर का मांस एक छात्र से सीखा गया था जिसने भोजशाला के स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी थी। ये एक सामान्य शेफ से कहीं बेहतर था। वो स्कूल के पेटू रेस्तरां से एकमात्र मयंक भाटिया से कैसे हार सकता था? हाँ, ये सही है। ये वही आदमी होना चाहिए जिसने थाली में कुछ किया होगा ताकि वह शुरू से ही चमकने वाली डिश बना सके। अभी आए 2 छात्रों के लहजे से वे उसके सहपाठी होंगे। उसने जानबूझकर उन्हें मुझसे निपटने के लिए ढूंढा होगा। इस तरह की प्रतियोगिता के जज शुरू से ही अनुचित थे। नवीन मासी ने थाली उठाई और उसका आकार बढ़ाया, लेकिन कुछ मिनटों की तलाश के बाद उसे वह तंत्र नहीं मिला जिसने भोजन को चमकदार बना दिया। प्लेट में बचे हुए कुछ कटे हुए सूअर के मांस को देखकर नवीन मासी ने अपने दिल में उपहास किया। उसने चॉपस्टिक उठाई और कटा हुआ सूअर का मांस अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसकी जीभ ने कटे हुए सूअर के मांस के स्वाद को छुआ, वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लगभग उसी समय जब उसने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोक छुआ, नवीन मासी का रवैया पहले से 180 डिग्री बदल गया। उसने अपनी निगाहें मयंक भाटिया की ओर घुमाई। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी थी और पूछा, मयंक भाटिया सहपाठी? नहीं, मिस्टर मयंक भाटिया, क्या आप भी भोजशाला के शेफ हैं? आकाश भोजशाला कहाँ है? मयंक भाटिया को नवीन मासी के रवैये में अचानक आए बदलाव की आदत नहीं हो रही थी, इसलिए वह आश्चर्य से पूछने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार वो इस दुनिया में केवल कुछ दिनों के लिए ही आया था। यद्यपि वह अपने पूर्ववर्ती की यादों के माध्यम से इस दुनिया के बारे में कुछ चीजों को मोटे तौर पर समझता था, लेकिन वो कुछ महत्वहीन यादों को याद नहीं कर सका जो उसके पूर्ववर्ती ने केवल सुना था और याद नहीं किया था। आकाश भोजशाला स्कूल। मिस्टर मयंक भाटिया, आपको इसके बारे में पता भी नहीं है? नवीन मासी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। भारत में लगभग हर शेफ या व्यक्ति जो खाना पकाने में अच्छा था, भोजशाला का नाम जानता था या जानता था।
उसने सोचा था कि खाना पकाने में पारंगत मयंक भाटिया एक ऐसा छात्र है जो आकाश भोजशाला से बाहर हो गया था और चमकीले व्यंजन बना सकता था। लेकिन अब उसने कहा कि उसने भोजशाला का नाम भी नहीं सुना है। भोजशाला, जिसका पूरा नाम आकाश भोजशाला स्कूल ऑफ कुकिंग साइंस, एक प्रसिद्ध खाना पकाने का स्कूल है। हालांकि वहां से ग्रेजुएशन करना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, खाना पकाने के पाठ्यक्रम की सामग्री खाना पकाने की दुनिया में सभी कठिन समस्याएं। यदि आप गलती से असफल हो जाते हैं तो आपको पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्कूल की स्नातक दर 10% से कम है। ऐसा कहा जाता है कि भोजशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि 99% से अधिक छात्रों को 1% सफल होने वाले को शांत करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि सफल होने वाले 1% में से एक बनना बहुत मुश्किल है। एक बार जब आप स्नातक हो जाते हैं तो आप जीवन भर खाना पकाने की दुनिया में एक स्टार होने की महिमा का आनंद लेंगे। मेरा मानना है कि श्री मयंक भाटिया के खाना पकाने के कौशल के साथ यदि आप भोजशाला जाते हैं तो एक महान संभावना है कि आप सफलतापूर्वक स्नातक होंगे। नवीन मासी का चेहरा उत्साह और तड़प से भरा था। उन्होंने मयंक भाटिया को भोजशाला के बारे में लगभग सब कुछ एक सांस में बता दिया। अपनी कुकिंग टैलेंट के कारण उन्हें इस जीवन में भोजशाला जाने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि मयंक भाटिया भोजशाला जा सके। उनकी राय में मयंक भाटिया की कुकिंग टैलेंट को देखते हुए अगर वह भोजशाला जाते हैं तो उनके ग्रेजुएशन की काफी संभावना होती है। यदि मयंक भाटिया सफलतापूर्वक स्नातक हो जाते हैं और खाना पकाने की दुनिया में एक स्टार बन जाते हैं तो वो उन्हें कुछ प्रकार के स्वादिष्ट भोजन सिखा सकते हैं। सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि वह मयंक भाटिया के शिष्य थे, वो एक बड़े रेस्तरां में एक प्रसिद्ध शेफ बन सकते थे और जीवन के शिखर पर पहुंच सकते थे। नवीन मासी की याद सुनकर जैस्मीन एयर के हाव भाव थोड़े बदल गए और उनका शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया। खासकर जब उन्होंने नवीन मासी के मयंक भाटिया के जाने के सुझाव को सुना तो जैस्मिन एयर को अचानक अनिच्छुक महसूस हुआ। मयंक भाटिया के फैंगजिकी छोड़ने की तुलना में उसे उम्मीद थी कि वह उसके साथ खाद्य विभाग का प्रबंधन करने में सक्षम होगी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि हमेशा से खाना बनाना पसंद करने वाले मयंक भाटिया अचानक प्रवेश परीक्षा देने के लिए भोजशाला जाने और फूड डिपार्टमेंट छोड़ने का फैसला करेंगे या नहीं। नहीं, मैं जाने की योजना नहीं बनाता, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। हालांकि नवीन मासी ने कहा कि भोजशाला उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त थी जो पढ़ाई के लिए खाना पकाने की दुनिया में स्टार बनना चाहते थे। उनके पास कुकिंग फैंटेसी सिस्टम था। जब तक वह मिशन को पूरा करने से फंतासी अंक प्राप्त करता था, तब तक वह उन्हें किसी भी भोजन के व्यंजनों के लिए विनिमय कर सकता था। उसे पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके पास हर दिन सभी प्रकार के खाना पकाने के सिद्धांतों की समीक्षा करने और खाना पकाने में छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय कैसे हो सकता है? अगर वो इत्मीनान से जीवन का आनंद नहीं लेता और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाता है तो क्या वह सिर में बीमार होगा? एकदम बढ़िया। जैस्मिन एयर की खूबसूरत आंखों में अचानक उत्साह का भाव आ गया। जब तक मयंक भाटिया ने खाद्य विभाग छोड़ने का फैसला नहीं किया, तब तक वे खाद्य विभाग को चलाते रह सकते थे। ये देखकर कि मयंक भाटिया खाद्य विभाग छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, नवीन मासी केवल थोड़ी निराशा के साथ आहे भर सकता था। उन्होंने कहा, चूंकि श्री मयंक भाटिया की खाद्य विभाग छोड़ने की योजना नहीं है, इसलिए पिछले समझौते के अनुसार आप खाद्य विभाग को चलाना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि दोपहर के समय खाद्य विभाग में पर्याप्त सीटें नहीं हैं, तो श्री मयंक भाटिया छात्रों को दोपहर के भोजन के लिए मेरे रेस्तरां में आने दे सकते हैं। हालांकि मयंक भाटिया ने भोजशाला जाने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मयंक भाटिया का खाना बनाना उनसे काफी बेहतर था। नवीन मासी ने फिर भी मयंक भाटिया की मदद करने का फैसला किया। एक शेफ के लिए सबसे बड़ा आकर्षण एक ऐसा व्यंजन बनाने में सक्षम होना था जो दूसरों को संतुष्ट करता हो। अगर मयंक भाटिया उन्हें कुछ व्यंजन सिखा सकते हैं
तो वो डीपीएस छोड़कर कहीं और एक बड़ा रेस्तरां खोल सकते हैं। धन्यवाद, मिस्टर नवीन। हालांकि वह नवीन मासी के रवैये में बदलाव से थोड़े असहज थे, लेकिन मयंक भाटिया ने नवीन मासी के मदद के फैसले को मना नहीं किया। इन दिनों अधिक से अधिक लोग खाद्य विभाग में आए। हालांकि खाद्य विभाग के पास केवल कुछ टेबल थे और इतने सारे लोगों को समायोजित नहीं किया जा सकता था। अगर वे स्कूल के कैफेटेरिया में जा सकते हैं तो खाद्य विभाग की आय फिर से बढ़ जाएगी। चूंकि नवीन मासी कैफेटेरिया में सीटें छोड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए मयंक भाटिया ने उनसे उस भोजन के लिए शुल्क लेने की योजना नहीं बनाई जो वह अभी उपयोग करते हैं। नवीन मासी के फूड डिपार्टमेंट से बाहर निकलने के बाद मयंक भाटिया और जैस्मिन अय्यर ने जल्दी से जगह साफ की, दरवाजा बंद कर दिया और फूड डिपार्टमेंट से बाहर निकल गए। स्कूल के बाद मिलते हैं, मयंक भाटिया। कई छात्रों की ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे जैस्मिन अय्यर ने मयंक भाटिया पर हाथ हिलाया। एन स्कूल के बाद मिलते हैं। मयंक भाटिया भी मुस्कुराए और अपनी क्लास में चले गए। गलियारे से गुजर रहे छात्रों ने मयंक भाटिया और जैस्मिन अय्यर को स्तब्ध चेहरे से देखा। वे अपने दोस्ताना रिश्ते के लिए आश्चर्य से भरे हुए थे। एक समस्या है, ये दो लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल की देवी प्यार में है? मयंक भाटिया को स्कूल में छात्रों की चर्चाओं का पता नहीं था। क्लास के दौरान मयंक भाटिया सावधान रहते थे और सीधे तौर पर नहीं लिखते थे। उसने बस अपना सिर नीचे किया और अपने फोन से लिखने का नाटक किया। उसे आज इस मामले को सुलझाना होगा, नहीं तो कक्षा में उसकी लिखने की गति उन आंखों से परेशान हो जाएगी जो हमेशा चुपके से उसे झांकती रहती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दीर्घायु गांव उसे मार डालेगा। निश्चित रूप से लंबे समय तक जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उस तरह की गुप्त रूप से अवलोकन टकटकी उसे फिर से प्रेषित की गई। जब मयंक भाटिया ने टकटकी के उस निशान को पकड़ा तो उसने जल्दी से अपना सिर एक प्रतिक्रिया गति के साथ वापस कर लिया जो एक वयस्क से कहीं अधिक था। एक नाजुक चेहरे ने उसे आराध्यता के निशान के साथ देखा। रोहिणी, क्या तुम डरी हुई हो? आइए देखें कि आप कैसे छिप सकते हैं और गुप्त रूप से मुझे देख सकते हैं, है ना? इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये वास्तव में तुम हो। मयंक भाटिया ने गुस्से से दांत पीस लिए। उन्होंने रोहिणी को मछली के स्वाद वाले कटा हुआ सुअर का मांस की एक प्लेट खिलाया, जिसकी कीमत दोपहर में मुफ्त में 388 रुपए थी। किसी भी अधिक और ये एक एफजीओ घटना के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे देखने की आदी है, लेकिन इस बार मयंक भाटिया के कुछ बोलने से पहले ही रोहिणी ने बिना किसी परेशानी के कागज की एक गेंद को अपने हाथ से घुमाया और उस पर फेंक दिया। आपको खोज लिया गया है और आप अभी भी मुझे मारने की हिम्मत करते हैं। मयंक भाटिया चौंक गए, लेकिन सौभाग्य से उनके पास असाधारण गति थी। उसने कागज की गेंद को अपने हाथ की हथेली में पकड़ा और गुस्से से रोहिणी को देखने लगा। इस साथी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह सभी को खुश कर देगी। वो एक नकली परी थी। अब जब वो खुश नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए? झूठी परी, तुम्हें दंडित करने के लिए आसमान से गिरने वाले मेरे पत्र को खाओ। मयंक भाटिया की ठंडी निगाहों को देखते हुए रोहिणी ने मासूमियत से उसकी हथेली की ओर इशारा किया। मयंक भाटिया थोड़े स्तब्ध रह गए। उसने अपना हाथ खोला और अपनी हथेली में दिखाई देने वाले कागज की गेंद को देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कागज की गेंद को खोल दिया। उस पर सुंदर लिखावट की कुछ पंक्तियां दिखाई दी। ये शायद रोहिणी द्वारा लिखा गया था। मयंक भाटिया सन, मैं आपको कुछ दिनों से देख रहा हूं। यहां तक कि अगर आप पेटू विभाग में शेफ हैं तो भी आप कक्षा में आलसी नहीं हो सकते। आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। हैंडराइटिंग को देखते हुए मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि रोहिणी पिछले कुछ दिनों से चुपके से उसे देख रही थी। लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप एक छोटी परी हैं? तुम बहुत नासंभ हो। यदि आपके पास समय है तो आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? मैं प्रतिभा वाला व्यक्ति हूं।
अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूं तो भी मेरे ग्रेड आपसे बेहतर है। उन्होंने कहा, इसके अलावा मोहिनी सिंघनिया क्लास मॉनिटर से कल का मंदारिन पेपर लेने के लिए कहेगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मयंक भाटिया सान ने इसे अभी तक पूरा किया है। लेकिन जब उन्होंने रोहिणी की अगली लाइन देखी तो मयंक भाटिया ने निर्णायक रूप से अपनी पसंद बनाई। लानत है अकुया, अगर वह प्रतिभाशाली भी थे तो भी वो मोहिनी सिंघानिया की आयरन फिस्ट 48 नहीं लेना चाहते थे। एक पंच सेंसेई, है ना? शुक्रवार की कक्षाएं अपेक्षाकृत कम थी। जल्द ही स्कूल के अंत का संकेत देने वाली घंटी बजी। इसी समय मयंक भाटिया का फोन वाइब्रेट हुआ। मयंक भाटिया ने अपना फोन ऑन कर लिया। लंबे सन बालों वाली एक लड़की इतनी सुंदर है कि इसे शैम्पू के विज्ञापन में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके फोन की स्क्रीन पर दिखाई दी। ये जैस्मिन एयर का एक संदेश था। जिन लड़कियों ने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में अपनी प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, वे अपनी उपस्थिति में बहुत आश्वस्त थी। मयंक भाटिया ने आज ही जैस्मिन अयर को जोड़ा था। हालांकि मयंक भाटिया को जो बात हैरान करती है वो ये थी कि जैस्मिन एयर ने वास्तव में कहा था कि वो पहला लड़का था जिसे उसने जोड़ा था। मयंक भाटिया, मुझे क्षमा करें, मुझे अभी एक फोन आया है। आज मुझे घर पर कुछ काम करना है। फूड क्लब की स्कूल के बाद की गतिविधियों को आज के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। जरूर, चंद्रा देवी सहपाठी। आगे बढ़ो और अपना काम करो। मैं भी एक ब्रेक लेना चाहता हूं। मयंक भाटिया ने मैसेज का जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में मयंक भाटिया और जैस्मिन एयर ने फूड क्लब से कुल 200,000 रुपए कमाए थे। मयंक भाटिया के हाथ में अब 1,000 रुपए थे। शुक्रवार का दिन होने के कारण ज्यादातर छात्र घर जा चुके थे। स्कूल के बाद कोई भी फूड क्लब नहीं गया। मयंक भाटिया ने भी इस बात को समझा कि जैस्मिन एयर की पहचान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में है। कभी कभी उसे कुछ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और कंपनी के अन्य लोगों के संपर्क में आने के लिए अपने परिवार का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। उसने उसे मजबूर नहीं किया और तुरंत सहमत हो गया। यह परिवार की सबसे बड़ी बेटी का जीवन था। हर दिन वह सभी प्रकार के उच्च अधिकारियों के संपर्क में आती थी। हालांकि मयंक भाटिया को जैस्मिन एयर की इस तरह की जिंदगी पसंद नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि उनका इत्मीनान से जीवन अधिक स्वाभाविक और खुशहाल था। अनर्गल होना सबसे खुशहाल जीवन था। चलो शुरू करते हैं। एक नमकीन मछली के रूप में मेरा जीवन। आज स्कूल के बाद मयंक भाटिया आज ड्यूटी पर थे। चूंकि बगल की मेज पर बैठे दो लोग हर दिन ड्यूटी पर थे, इसलिए रोहिणी भी आज उसके साथ ड्यूटी पर थी। यह सिर्फ एक कक्षा की सफाई कर रहा था। फूड क्लब की सफाई से मयंक भाटिया के अनुभव और शारीरिक शक्ति के साथ उन्होंने लगभग कुछ ही समय में सफाई पूरी कर ली।